आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुत्तु कुमरन का विचार यही था कि स्त्रियों की बुद्धि पीठ पीछे होती है। आखिर उसके विषय में माधवी के मन में संदेह क्यों उठा? इसका कारण एक हद तक वो जानता था। उसके मन में आया कि अपने प्रत्युत्तर से करारी चोट करे। तुम जैसे कायरों का काम है ये, मैं क्यों ऐसा करूंगा? माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियों ने टाइप करना बंद कर दिया। वो चुपचाप सिर झुकाए वैसी ही बैठी रही। उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब वो उसका मौन बर्दाश्त नहीं कर पाया तो तनिक ठंडा होकर बोला, बताओ तो सही कि क्या हुआ? माधवी ने कहा, अभी आपने जो कुछ कहा उसे दोहराइए तो सुनो। मैंने क्या कहा? कुछ गलत तो नहीं कहा? बात क्यों छिपाते हैं? क्या आपने ये नहीं कहा कि तुम जैसे कायरों का काम है वो? हाँ, कल रात को तुम्हारे घर चलते हुए मेरे कानों में तुमने जो कुछ कहा वो मुझे कतई पसंद नहीं है। मैंने क्या बुरा कह दिया? तुमने किसी के डर के मारे ही कहा था ना कि समुद्र तट की सैर की बात वहां न कहिएगा। डर और सावधानी में फर्क होता है। तुम इन दोनों का फर्क मुझे समझा रही हो? जल्दबाजों और तुनकमिजाजों को कितना भी समझाओ वे समझेंगे नहीं। मुत्तु कुमरन बातचीत के इस रूखे दौर से उकताकर बोला, बात बात पर झगड़ने वाले बूढ़े मियाँ बीवी की तरह हम कब तक लड़ते रहेंगे? ये उदाहरण सुनकर माधवी का गुस्सा काफूर हो गया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुत्तु कुमरन कुर्सी पर बैठी उसके कंधों पर हाथ रखकर झुकने को हुआ तो माधवी बोली, चुप भी रहिए जनाब, काम करने वालों से खिलवाड़ ठीक नहीं। ये भी तो काम ही है। पर गोपाल जी ने इस काम के लिए हमें यहां नहीं बिठाया। फटाफट लिखिए, नाटक जल्दी तैयार करना है। नाटक के प्रथम मंचन में अध्यक्षता के लिए मिनिस्टर से डेट ले लिया गया है। इसके लिए मैं क्या करूं? यही कि जल्दी लिख डालिए। बाद में अध्यक्षता करने के लिए मंत्री जी नहीं मिलेंगे। इतनी जल्दी ही पड़ी थी तो मंत्री जी से ही नाटक लिखवा लेना चाहिए था। नहीं, बात यह है कि आज सवेरे आते ही उन्होंने कहा कि इधर उधर घूमना छोड़कर पहले नाटक लिखवा लो। मंत्री महोदय से अध्यक्षता करने के लिए डेट ले लिया है। ओहो, तुम ये समझकर मुझ पर नाराज हुई होगी कि बीच पड़ जाने की बात मैंने ही गोपाल को बताई होगी। आज सुबह उठते ही वो मेरे पास आया और हमारे बीच पर हो आने की बात छेड़ी तो मैंने क्या समझा मालूम? मेरा शक तो तुम ही पर गया कि तुम्ही ने गोपाल को फोन किया होगा। असल में उसने ड्राइवर से पूछताछ कर ये सब मालूम किया है। वे बातें जाने दीजिए, अपना काम कीजिए। जाने कैसे दूं? वो भी इतनी आसानी से, जबकि बात यहां तक बढ़ चुकी है। बाद में हम अकेले में बैठकर इन बातों पर विचार करेंगे। अब जिलजिल के संपादक कनियलकन के साथ गोपाल बाबू यहां आने वाले हैं। हम सब नाटक के लिए दृश्यावली चुनने के लिए आर्टिस्ट अंगप्पन के यहां जा रहे हैं। गोपाल तुमसे कह गया है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर में वो जिलजिल के साथ आएंगे। ये जिलजिल कौन है? बर्फ की कोई फैक्ट्री चलाता है क्या? नहीं, जिलजिल नाम से फिल्मी पत्रिका निकालते हैं। अंगप्पन के बड़े दोस्त हैं। और हमारे गोपाल इन दोनों के बड़े दोस्त हैं, यही ना? हाँ, गोपाल के इशारे पर कितने ही स्टूडियो वाले बढ़िया सीन और सेटिंग तैयार कर देने को तैयार हैं। उन सबको छोड़कर ये अंगप्पन के हाथ सिर दे रहे हैं। वो इन्हें बढ़ा चढ़ाकर तंग कर छोड़ेगा। वो जाएं तो जाएं, हमें जाने की क्या जरूरत है? हो ना हो, हमें गोपाल बाबू नहीं छोड़ेंगे, साथ लेकर ही जाएंगे। मेरे ख्याल में तो हम दोनों को जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है?
वो कुछ अच्छा नहीं होगा। कल की बात पर ही वे जल भुन रहे हैं। आज हम दोनों जाने से इनकार करें तो ये जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी। इसलिए आपको भी जाना ही चाहिए। अगर आप हठ करेंगे तो भी मुझे जाना ही पड़ेगा। नाहक मनमुटाव क्यों बढ़ाएं? मगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो क्या करोगी? समझदार होंगे तो नहीं रोकेंगे। तो क्या मुझे नासमझ समझती हो? नहीं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं और इस बात पर भी विश्वास करती हूं कि मुझ पर दबाव डालते हुए मुझे मना नहीं करेंगे और मेरे प्रेम को कसौटी पर नहीं कसेंगे। अच्छा, फिर तो मैं चलता हूं। जिलजिल और अंगप्पन को मुझे भी देखना चाहिए ना। मुत्तु कुमरन ने उसका मन न दुखाने के विचार से मान लिया तो माधवी ऐसी खुश हुई मानो अपने आराध्य देवता से कोई अभिषिप्त वर पा लिया हो। आपकी उदारता पर मुझे बड़ा गर्व होता है। मेरी प्रतिभा किसी के आगे नहीं झुकती, पर तुम्हारे आगे। कहते कहते उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। इस समय गोपाल जिलजिल कनियलकन के साथ वहां आया और उसका परिचय कराते हुए बोला, आप हैं जिलजिल के संपादक कनियलकल और आप हैं मुत्तु कुमरन, मेरे बड़े प्यारे दोस्त। हमारे लिए नया नाटक लिख रहे हैं। दिसंबर का महीना, सर्दी का मौसम, तिस पर जिलजिल साहब दिल को ठंडक पहुंचाने पधारे हुए। शायद इसीलिए तन मन ठिठुर रहा है। मुत्तु कुमरन के मुख से ये ताना सुनकर माधवी होठों ही होठों में मुस्कुरा पड़ी। मुत्तु कुमरन साहब तो बड़े विनोदी हैं। बात बात में हास्य का रस फूटता है। जिलजिल कुछ इस तरह आश्चर्य करने लगा मानो हास्य पर प्रतिबंध लगे हुए किसी टापू से आ रहा हो। जिलजिल के तन पर धोती और कुर्ता कुछ इस तरह शोभायमान थे मानो वे शरीर पर नहीं हैंगर पर लटक रहे हों। हाँ, वो बड़ा दुबला पतला था। होठों पर पान की लाली, उंगलियों में सुलगती सिगरेट, हाथों में उससे कहीं भारी चमड़े का बैग लिए और हल्की सी कुबड़ के साथ वो इस तरह खड़ा था जैसे कोई प्रश्न चिन्ह है। इसने कुर्ता पहना है या कुर्ते ने इसे पहना है? मुत्तु कुमरन ने माधवी के कानों में कहा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उस्ताद कौन सा पटाखा छोड़ रहे हैं, हमें भी तो मालूम हो। गोपाल ने पूछा तो माधवी ने किसी नाटक के हास्य की बात उठाकर बात टाल दी। कल आपसे मुलाकात कर मैं जिलजिल में एक भेंट वार्ता छापना चाहता हूं। गोपाल साहब बता रहे थे कि आप बड़े जीनियस हैं। जिलजिल ने मुत्तु कुमरन की खुशामद करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वे चारों आर्टिस्ट अंगप्पन से मिलने चल पड़े। अंगप्पन की चित्रशाला चिंतातिरिपेट्टे में पुराने ढंग के एक मकान में थी। उसके मातहत 4-5 नौसखिए काम कर रहे थे। मकान की दीवारों पर सुई भर भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां रंग के धब्बे न लगे हों। भीड़ से बचने के लिए कार को उस मकान से सटकर खड़ा किया गया और चारों उतरकर अंदर चले आए। देखा अंगप्पन, तुम्हारे द्वार पर कितना बड़ा मशहूर एक्टर लेवाल आया। हमारे तमिल के महाकवि कंवर ने मामडूर चिंगन के बारे में एक कविता लिखी है कि उसके लोहार खाने में आकर त्रिमूर्ति तपस्या करते हैं कि वो एक अच्छी सी कलम बना दे ताकि कोई महान कवि उनकी स्तुति में कालजयी स्तोत्र रच दे। वैसे ही तुम पर भी ये लागू हो सकता है। आज ऐसे ही बड़े बड़े आदमी तुम्हारे द्वार पर आए हैं। जिलजिल की इन बातों से लगा कि उन दोनों में कितनी घनिष्ठता है। कानों में खोंसी हुई पेंसिल से खेलते हुए अंगप्पन ने उनका स्वागत किया। उसके स्वागत भाषण में बीते जमाने की कन्हैया कंपनी के स्वर्ण युग के रंगीन सुंदर दृश्य बंधों से लेकर चिंतातिरिपेट्टे में मिलती रही सस्ती कॉफी की तस्वीरें तक उभर आई थीं। उन दिनों रामानुजुल नायडू की कंपनी में बलराम अय्यर नाम के एक सज्जन थे जो स्त्री की भूमिका निभाया करते थे। स्त्री वेश में तो वो हूबहू इन देवी की तरह नजर आते। उनकी बोली में कोयल कूकती और हंसी में मोती झरते। अचानक अंगप्पन ने माधवी की प्रशंसा में बेतुकी तुक जोड़ी। हमारे गोपाल साहब भी मदुरै के एक बड़े बायस कंपनी में पहली स्त्री की भूमिका ही किया करते थे। जिलजिल ने अपने हिस्से की तुकबंदी में भी कोई कसर नहीं रखी। गोपाल को उसकी इस बात से रस नहीं आया, उल्टा गुस्सा ही आया। अपने उस गुस्से पर हास्य पोतते हुए उसने कहा, लगता है कि जिलजिल साहब सब कुछ भूल जाएंगे, पर मेरा स्त्री पार्ट उन्हें नहीं भूलेंगे। अजी तुम्हारा दिल हमेशा स्त्रियों पर ही क्यों मंडराता रहता है? माधवी और मुत्तु कुमरन एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराए। मुत्तु कुमरन साहब मशहूर कविराज की परंपरा के एक बड़े कवि हैं। अब हमारे गोपाल साहब की कंपनी के लिए नाटक लिख रहे हैं।
गीत रचना में भी बड़े निपुण हैं। जिलजिल की करुणा की धारा मुत्तु कुमरन पर बहने लगी तो अंगप्पन ने बात का एक छोर पकड़ लिया। आहा, वो जमाना अब कहाँ से लौटेगा भला, जब किट्टप्पा मंच पर आकर कायात कानकम, पुराने समय का एक गाना, गाने लगते तो सारी सभा झूम उठती। हाय, कैसा गला पाया था उन्होंने। वो जमाना ही दूसरा था। जिलजिल ने जो कुछ कहा था उसका गलत अर्थ निकालकर गायक और गीतकार का फर्क न जानते हुए अंगप्पन ने किट्टप्पा की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। विवश होकर मुत्तु कुमरन को उसकी बकवास सुननी पड़ी। बात काटकर गोपाल ने अपनी जरूरत के दरबार, नंदनवन, राजवीथी और राजमहल जैसे दृश्य बंधों की बात चलाई तो अंगप्पन ने अपने पास पहले ही से तैयार कुछ नए सीन दिखाने शुरू किए। गोपाल ने मुत्तु कुमरन से पूछा कि हमें कैसे कैसे दृश्यों की जरूरत पड़ेगी, पर उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो अंगप्पन और जिलजिल से इस बात में लग गया कि हमें अमुक अमुक दृश्यों की जरूरत पड़ेगी। मुत्तु कुमरन को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं आया, लेकिन वो चुप्पी साधे रहा। 10 मिनट के बाद गोपाल ने मुत्तु कुमरन की सलाह दोबारा चाही तो वो बोला, जो जो सीन तुम खरीदोगे उसके अनुसार ही कहानी गढ़ लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसकी बातों के पीछे जो तीखा व्यंग था उसे समझे बिना गोपाल बोला, हाँ, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ जाता है। मुत्तु कुमरन को गुस्सा आया, पर उसे पीकर वो चुप रह गया। गोपाल की बड़ाई करते हुए जिलजिल ने अंगप्पन से कहा, अंगप्पन, तुम्हें मालूम हो या ना हो, हमारे गोपाल साहब के इशारे पर कितने ही स्टूडियो वाले सीन सेटिंग तैयार कर उनके दरवाजे पर भिजवा देंगे, लेकिन हमारे गोपाल बाबू बायस कंपनी में काम कर चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि तुम जैसे नाटक कंपनियों के लिए सीन सेटिंग तैयार करने वालों से ही दृश्य खरीदें। हाँ हाँ, खुशी से खरीदें, मेरा भी नाम होगा। साथ ही महालक्ष्मी सी देवी जी आई हैं, उनकी कृपा से लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बरसेगी। अंगप्पन बिला वजह माधवी की तारीफ में लगा रहा। इसकी आंखों में तुम्हें छोड़कर और कोई नहीं गड़ा, मुत्तु कुमरन ने माधवी के कानों में कहा। थोड़ी देर में अंगप्पन के पास जितने नए पुराने सीन थे सब देख लिए गए। सौदे की बात चली। अंगप्पन ने आई हुई अभिनेता की माली हालत और मर्यादा को मद्देनजर रखकर भाव बताया। जैसे महल के सीन का मूल्य महल के मूल्य से अधिक बताया, वैसे ही अन्य सीनों के भी दाम ऊंचे बताए। गोपाल सोच में पड़कर बोला, मेरे ख्याल से हम इस दाम में नए सीन ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं। आपकी मर्जी, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। गोपाल की योजना स्वीकार करते हुए अंगप्पन ने कहा। नए सीन बनवाने के बारे में फिर से सौदेबाजी हुई। नए सीन बनवाने के लिए अंगप्पन ने जितना समय चाहा वो गोपाल को मंजूर नहीं था, अतः एक बार फिर उन्हीं बने बनाए दृश्यों पर मोलतोल हुआ। जिलजिल ने दोनों ओर की वकालत कर किसी तरह सौदा तय किया। उन्हें वहां से चलते हुए दोपहर हो गई थी, 1 बज चुका था। जिलजिल ने उस दिन गोपाल के साथ गोपाल के यहां खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर गोपाल, जिलजिल और मुत्तु कुमरन बैठे तो खाना परोसने को रसोइया आगे बढ़ा। उसे मना करके गोपाल ने माधवी को आदेश दिया कि भोजन वो परोसे। मुत्तु कुमरन को ये बात नहीं भाई। उसने चाहा कि माधवी उसके इस आदेश को नकार दे। मुत्तु कुमरन ने देखा कि गोपाल अधिकार लिप्सा में अंधा होकर एक औरत से क्या क्या काम करा रहा है, उसी से नायिका की भूमिका, गाना गवाना, टाइप कराना और अब खाना परोसवाना भी। ये अंधेर नहीं तो क्या है। मुत्तु कुमरन ने जैसा चाहा माधवी वैसा इनकार नहीं कर सकी। वो उत्साह के साथ खाना परोसने लग गई। माधवी की ये ताबेदारी मुत्तु कुमरन को गवारा नहीं हुई। उसका चेहरा उतर गया, जैसे उसकी हंसी उड़ गई। माधवी ने खाना परोसते हुए मुत्तु कुमरन का ये मनोभाव पढ़ लिया। गोपाल और जिलजिल अट्टहास करते हुए खा रहे थे। मुत्तु कुमरन गुमसुम बैठा खा रहा था। उसका मौन देखकर जिलजिल ने गोपाल से पूछा, मुत्तु कुमरन साहब हमारी बातों में शामिल क्यों नहीं होते? वो शायद किसी कल्पना लोक में उड़ रहे होंगे, गोपाल ने कहा। उन दोनों को अपने बारे में बोलते हुए देखकर भी मुत्तु कुमरन ने मुंह नहीं खोला। गोपाल ने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तक हुआने की जरूरत को परे रखकर जैसे सुस्ताते हुए ये आदेश दिया कि 1 मटका पानी लाओ। मुत्तु कुमरन ने समझा कि नायर छोकरा पानी लाएगा, पर यह क्या। लाल रंग के एक प्लास्टिक बर्तन में हाथ धोने के लिए स्वयं माधवी पानी ले आई थी। वो डाइनिंग टेबल के पास आकर हाथ में पानी लिए खड़ी हुई और गोपाल वहीं बैठे बैठे बर्तन में ही हाथ धोने लगा। मुत्तु कुमरन का मन क्षोभ से भर गया।
ये खातिरदारी अपने तक सीमित न रखकर गोपाल ने जिलजिल और मुत्तु कुमरन से कहा, आप लोग भी इसी तरह धो डालिए। जिलजिल ने इनकार कर दिया। मुत्तु कुमरन ये कहते हुए उठा कि मुझ में वॉश बेसिन तक जाने की शक्ति अब भी है। गोपाल के अभिमान को देखकर मुत्तु कुमरन क्रोध और क्षोभ से भर गया था। भोजन के थोड़ी देर बाद गोपाल और जिलजिल चल पड़े। जाते हुए जिलजिल कहता हुआ गया, एक दिन आपसे मुलाकात के लिए फिर आऊंगा। मुत्तु कुमरन ने मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा, सिर हिलाकर विदा कर दिया। फिर आउट हाउस में जाकर अपने काम में डूब जाना चाहा। माधवी अभी नहीं आई थी। उसे लगा कि भोजन करके आने में कोई आधा घंटा लगेगा। उसकी प्रतीक्षा में मुत्तु कुमरन लिखने का कोई काम नहीं कर पाया। ये सोचते सोचते कि माधवी में ये दास बुद्धि कहाँ से आई, उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। माधवी तो उसके लिए प्राणों से भी प्यारी थी। गुलामों की तरह वो दूसरों की सेवा करे, ये उसे गवारा नहीं हुआ। गोपाल को तो चाहिए था कि माधवी को साथ बिठाकर खिलाए, पर उसने ये क्या किया? उसने उसे अपना हुक्म बजाने को बाध्य किया था। उसकी इस महत्वाकांक्षा से उसे चिढ़ हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोपाल इतना क्रूर और निर्दयी निकलेगा। वो इन विचारों में लगा हुआ था कि माधवी एक हाथ में चांदी की तश्तरी में पान सुपारी और दूसरे में फलों की तश्तरी लिए हुए आई। आपके लिए पान सुपारी लाने अंदर गई थी, तब तक आप चल पड़े थे। जूठे बर्तन उठाने वाले हाथ पान सुपारी लाएं तो मैं कैसे ग्रहण करूं? लगता है आप मुझ पर नाराज हैं। मैंने खाते हुए ही देख लिया था। नाराज ना हूं तो क्या करूं? तुम तो गोपाल से बहुत डरती हो। आप मेरी स्थिति में होते तो क्या करते? पहले सोचिए फिर बताइएगा। वो घमंड में चूर है तो चूर रहे। मैं पूछता हूं, तुम क्यों इतना दबती हो? खाना परोसना तो एक बात हुई, पर जूठे बर्तन क्यों उठा लाई? मैं इस स्थिति में क्या कर सकती हूं? कुछ नहीं कर सकती हो तो डूब मरो। गुलाम ही दुनिया में नरक का सृजन करते हैं। सच पूछिए तो मैंने अपने दिल को एक ही व्यक्ति का गुलाम बनाया है। वो भी मुझ पर गुस्सा उतारे तो मैं क्या करूं? तुमने जिस पर अपना दिल निछावर किया है, तुम्हें चाहिए कि ऐसा काम करो जिससे उसका सिर ऊंचा हो, ना कि तुम्हारे कामों से उसका सिर नीचा हो। पर तुम्हारे काम ऐसे कहाँ हैं? माधवी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो मुत्तु कुमरन ने आंख उठाकर देखा। माधवी की आंखें छलछला आई थीं। तुम्हें कहने से कोई फायदा नहीं। उस बदमाश के कानों में अटकर पूछना चाहिए कि नृत्य और गायन तो अनूठी कलाएं हैं, उनमें पगे लगे हाथों से तुमने जूठे बर्तन कैसे उठवाए? तुम्हारा सत्यानाश होगा। तुम देख लेना, एक दिन उसके मुंह के सामने पूछता हूं कि नहीं। मुत्तु कुमरन जोश में भरकर चीखने को हुआ तो माधवी की मुलायम उंगलियों ने उसका मुंह बंद कर दिया। दया करके ऐसा कुछ न कीजिएगा। मुझे गौरव प्रदान करने के प्रयास में आपको अपना गौरव नहीं खोना चाहिए। माधवी ने सिसकी भरी विनती की। मुत्तु कुमरन ने सिर उठाकर देखा। माधवी के नेत्रों से मोती ढुलक रहे थे। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।